हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जून 2021 का इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो नेट में पूछे गए क्वेश्चन थे। इससे पहले मैंने 2004 से लेके 2020 तक के सारे वीडियोस मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा मेरे चैनल पे जाके। बाकी मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी कराए हैं, मैंने स्टैटिस्टिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जितने भी हैं वो भी मैंने कराए हैं, इकोनॉमेट्रिक्स की भी वीडियोस मैंने कराई हैं और बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब कुछ मैंने कराया है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। आज की वीडियो में हम 21 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरा सपोर्ट करते हैं तो मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी और जो नेक्स्ट पीजीटी एग्जाम आ रहा है उससे भी रिलेटेड मैं मॉक टेस्ट और सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि नए नए आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। इसके पहले मैंने क्वेश्चंस को कुछ करवाए थे 1 से लेकर 31 तक क्वेश्चन। आज 32 क्वेश्चंस को हम करेंगे, तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ। तो न्यू क्लासिकल की अगर हम थ्योरी पढ़ते हैं तो न्यू क्लासिकल की थ्योरी पढ़ते हैं जैसे कि एक्सोजेनस थ्योरी, एंडोजेनस थ्योरी और इलास्टिसिटी की कुछ थ्योरीज। तो ये सारे न्यू क्लासिकल की थ्योरीज हैं, जैसे कि स्वान मॉडल हो गया, मिड मॉडल हो गया, सोलो मॉडल हो गया। जो हमारे सोलो मॉडल एक्सोजेनस थ्योरी के जनक भी कहे जाते हैं। तो एक्सोजेनस थ्योरी सोलो मॉडल ने दिया था। बाद में एंडोजेनस थ्योरी आई जिसमें बहुत अलग अलग तरह के इकोनॉमिक्स ने दिया, जिसमें ह्यूमन के स्पेशली ह्यूमन के अपलिफ्टमेंट की बात की गई। तो उस तरीके से न्यू क्लासिकल थ्योरी अलग अलग है। कौन सी नहीं है? तो पेसिनिटी जो मॉडल है ये न्यू क्लासिकल की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इफ अ प्रोडक्शन फंक्शन एडमिट बोथ हेरेड एंड हिक्स न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस द इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन। अगर जब हमारा हिक्स और हेरेड न्यूट्रलिटी हो जाती है तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन हमारा 1 के इक्वल हो जाता है। अब ये 1 के इक्वल क्यों हो जाता है? क्योंकि हिक्स और हेरेड जो है, हिक्स न्यूट्रलिटी और हेरेड न्यूट्रलिटी प्रोडक्शन फंक्शन में हमारा कांस्टेंट यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, जिसकी वजह से ये 1 के इक्वल हो जाता है। और यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है लेबर और कैपिटल के बीच में, वो 1 के बराबर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एक्स इन 2021 was 28 lakh and the total number of live birth was 50,000. फाइंड द क्रूड बर्थ रेट ऑफ 1000 पॉपुलेशन। जब हम पॉपुलेशन की थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें हम अलग अलग तरीके के रेट्स फाइंड आउट करते हैं और उसके फॉर्मूले भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि क्रूड बर्थ रेट, फिर रिप्रोडक्टिव रेट, बहुत सारे रेट्स होते हैं। मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं स्पेशली इससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी जिसमें अलग अलग हम तरीके के फॉर्मूले को पढ़ेंगे। चलिए पहले मैं आपको यहाँ फॉर्मूला बताती हूँ, क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला क्या होता है, और इसी फॉर्मूले से की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रेसिडेंट लाइव बर्थ अपॉन number of total population into 1000। ठीक है, ये क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला है। अब हमें क्या दिया हुआ है कि 28 लाख एंड द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ कितना है? 50,000। तो यहाँ पे रख लेते हैं 50,000 टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ है, और 28 लाख जो है ये हमारा टोटल पॉपुलेशन है। तो 28 लाख हमारा टोटल पॉपुलेशन है और 1000 ये। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट कर देते हैं, जितने भी यहाँ पे जीरो हैं। ये एक जीरो और होगा। अब यहाँ पे क्या है? 500 अपॉन 28। जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है अराउंड 17.857। इसको आप डिवाइड करके देख भी सकते हैं और ये इतना हमारा आएगा लगभग। तो क्रूड बर्थ रेट हम इस तरीके से निकाल लेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड कॉस विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द पॉपुलेशन कंट्रोल। तो रेनॉल्ड कॉस जो है ये बार्गेनिंग से रिलेटेड है, और ये आइडिया जो इनका था कोसियन बार्गेनिंग, ये बेस्ड था इन्हीं के आइडिया पे, रोनाल्ड कॉस के आइडिया पे। 1991 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इकोनॉमिक्स में, और नोबेल प्राइज से रिलेटेड भी मैंने वीडियो कराए हैं, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। इससे भी क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आते हैं। तो इनको मिला था 1991 में नोबेल प्राइज, और इन्होंने जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया कि किस तरीके से इन्वायरमेंट और पॉपुलेशन को हम कलेक्टिव बार्गेनिंग और रिलेवेंट प्रॉपर्टी होल्डर से बात करके सॉल्व कर सकते हैं बिना गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के। तो ये प्रॉपर्टी राइट्स और पोल्यूटर्स एंड पोल्यूटी के बीच की बार्गेनिंग को बताते हैं कॉस
थ्योरम। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट शेयर ऑफ रूरल पॉपुलेशन। तो सबसे हाईएस्ट शेयर है रूरल पॉपुलेशन का यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। आप मुझे होमवर्क में बताइएगा अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसका है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, एट प्रेजेंट फॉर द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी इन इंडिया एट कांस्टेंट प्राइस विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज यूज्ड टू बी बेस ईयर। तो अब जीडीपी का एस्टिमेशन के लिए हम 2011 और 12 करते हैं, हम इस हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए भी यही करते हैं। तो अभी 2011 और 12 एक आइडियल इंडेक्स का बेस ईयर बन चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो अगर हम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की बात करें तो ये लॉन्च किया गया था किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट बूस्ट के लिए फॉर्मल सेक्टर में, और इंसेंटिवाइज किया गया था कि क्रिएशन हो नए अपॉर्चुनिटी के एम्प्लॉयमेंट में स्पेशली। और ये आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम है वो ऑपरेशनल हुई थी 2020 से 2023 तक के लिए। इसका स्पेशली जो इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग था वो कितना था, 1000 तक था। तो इस्टेब्लिशमेंट विच मेक न्यू हायर्स विल गेट अ सब्सिडी टू कवर रिटायरमेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर फॉर 2 ईयर्स। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है ये क्या है, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस योजना में यही थी। तो योजना से रिलेटेड क्वेश्चन अगर हमें आते हैं तो कुछ योजनाओं में कुछ चीजें मेंशन होती हैं, बस उसी से रिलेटेड हमें चीजें पूछता है कि कितने कब आई थी, किसके लिए है, कितने सालों तक के लिए इसमें कोई भी चीजें की गई हैं, क्या सब्सिडी प्रोवाइड की गई है या नहीं की गई है। तो कोई भी योजना पढ़िए तो बहुत ऐसा डिटेल में मत पढ़िए, बहुत सारी योजनाएं हैं, छोटा छोटा शॉर्ट फॉर्म में बस इतना देख के पढ़ लीजिए कि कौन सी योजना किससे रिलेट करती है और उसमें किस किस चीजों के बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला करेक्ट है। क्या है, एस्टेब्लिशमेंट विल गेट सब्सिडी ऑफ 10 लाख करोड़ फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। नहीं, ये गलत है, ये 2 साल के पीरियड के लिए यहाँ पे किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो गया, तो बाकी के तो इनकरेक्ट ही होंगे। नेक्स्ट है, the 15th Finance Commission has recommended that the state be given what percentage of the divisible tax pool of the center during the period 2021 and 2022। ये मैंने कई बार कराया है, बहुत सारे मैंने वीडियोस में 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड रिकमेंडेशन आपको मैंने दिखाए हैं कि कौन कितने कितने शेयर्स वो करता है। तो यहाँ पे हमें टैक्स के डिविजिबल पूल बताने हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। तो पहला 14th फाइनेंस कमीशन में ये जो डिविजिबल पूल था ये 42 था, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन में एक कम करके कितना कर दिया गया था, 41 कर दिया गया था, ये याद रखिएगा। तो 41 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ द फॉलोइंग विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी registered highest growth rate in the second quarter of 2021 as per the estimation of NSO। तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट किसने लाया था, तो ये कौन सा पीरियड था, कोविड का पीरियड था। तो कोविड पीरियड में आपने देखा था मैन्युफैक्चरिंग पूरी बंद हो चुकी थी, तो मैन्युफैक्चरिंग तो नेगेटिव में था, सर्विस सेक्टर भी पे भी इम्पैक्ट आया था और वो उतना अच्छे से नहीं चला था। लेकिन एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो बहुत ही अच्छा बूस्ट किया था, और इसी सेक्टर में कैसा था, पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली थी अराउंड 9%। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग मेजर्स आर यूज्ड बाय अ रिस्क अवर्स पर्सन टू मिनिमाइज रिस्क। तो कौन सा इन चारों में से ऐसा कौन सा मेजर है जो रिस्क अवर्स, यानी कि ऐसे लोग जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, मिनिमम रिस्क लेने के लिए कौन सा इसमें करेक्ट है। तो मिनिमम रिस्क आदमी क्यों लेता है, जब वो इंश्योरेंस कराता है। तो इंश्योरेंस एक का है, मिनिमाइज करता है अपने रिस्क को, कि कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली के लिए कुछ पैसे इंश्योरेंस कंपनियां प्रोवाइड करेंगी इसके लिए। तो इंश्योरेंस क्या है, एक रिस्क को कम करने का तरीका है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर अपने रिसोर्सेज का हम डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं, अलग अलग जगहों पे हम डालते हैं, तो भी वो एक रिस्क अवर्स पर्सन का वो मेजरमेंट उस तरीके से भी किया जा सकता है। तो पहला और दूसरा तो करेक्ट है। टोटल कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, अगर हम किसी रिसोर्सेज का टोटल कॉस्ट देखें, वो कोई मेजर तो होगा नहीं किसी भी रिस्क पर्सन का अपने रिस्क को मिनिमाइज करने का। तो टोटल कॉस्ट किसी भी तरह से रिस्क का वो नहीं है। जबकि वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ रिस्क इवेंट, अगर हमें रिस्क इवेंट के पे कोई भी अगर वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो भी हम उससे बच सकते हैं, मतलब अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। सपोज अगर कहीं कोई हमला होने वाला है और हमें पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल गई कि यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे हमला होने वाला है, तो जो रिस्क अवर्स पीपल होंगे, जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो नहीं जाएंगे और वो बिल्कुल सतर्क रहेंगे और वो बचना चाहेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है कि हम कैसे अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी एकदम परफेक्टली यहाँ पे मैच है। तो ए, बी एंड डी ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए कौन सा करेक्ट है, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में पैरेटो ऑप्टिमेलिटी हम पढ़ते हैं, और पैरेटो ऑप्टिमेलिटी ही ऐसी कंडीशन है जहाँ पे वेलफेयर इकोनॉमिक्स को हम देखते हैं। तो एनी कॉम्पिटेटिव इक्विलिब्रियम लीड्स टू अ पैरेटो एफिशिएंसी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो कोई भी ऐसा कॉम्पिटेटिव इक्विलिब्रियम जो पैरेटो एफिशिएंसी को एलोकेट करता है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
दूसरा क्या है, कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम डज नॉट लीड टू पैरेटो एफिशिएंसी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स के टर्म्स में देखना है, तो पैरेटो एफिशिएंसी इज मैंडेटरी। Any efficient allocation can be attained by the competitive equilibrium given the market mechanism leading to redistribution। तो अगर हम इस ऑप्शन की बात देखें तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद भी हम पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन को देखते हैं कि आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन और चेंजिंग इन द इकोनॉमिक पैटर्न, जो वेलफेयर इकोनॉमिक एक किसी भी पर्सन का वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो हम पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की यही कंडीशन होती है ना कि इफ एनी चेंज, इफ समवन इज बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, ये भी सी करेक्ट है ऑप्शन हमारा। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए और सी हमारा अभी तक तो करेक्ट आ रहा है। लास्ट है क्या, देयर इज अ नो पैरेटो एफिशिएंसी, तो अभी कितनी बार मैं बोल रही हूँ पैरेटो एफिशिएंसी होनी ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी और डी गलत है, तो बी यहाँ पे है, ये भी गलत, यहाँ पे ये गलत, तो ऑप्शन नंबर बी बचा, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन होल्ड ट्रू फॉर फैक्टर प्राइसिंग व्हेन फैक्टर मार्केट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव एंड प्रोडक्ट मार्केट इज मोनोपोलिस्ट। तो फैक्टर मार्केट अगर हमारा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होगा और प्रोडक्ट मार्केट जो है हमारा कैसा होगा, मोनोपोलिस्टिक होगा, उस कंडीशन में कौन सा कंडीशन जो है वो होल्ड करेगा। तो अगर हमारा फैक्टर मार्केट है, तो फैक्टर मार्केट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे प्रोडक्शन और एक्सचेंज, प्रोडक्शन का एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे से, प्रोडक्शन जहाँ पे होता है उसको फैक्टर मार्केट कहते हैं, इसको इनपुट मार्केट भी कहते हैं, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हम रिसोर्सेज की कर सकते हैं। फैक्टर मार्केट में अगर ये है और हमारा प्रोडक्ट मार्केट में जहाँ पे हम चीज़ों को एक तरह से कंज्यूमर मार्केट, तो वो वहाँ पे मोनोपोलिस्टिक है, तो उस कंडीशन में जो हमारा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट से। तो ये तो हमारा ठीक है, ये डिक्रीजिंग था तो ये गलत हो जाएगा, और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट लेस देन नहीं होगा, ये ग्रेटर होगा, और हमारा मार्जिनल रेट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो कैसा होना चाहिए, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्शन, एक सेकेंड, ये जो है ना ये डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके से बनेगा हमारा फिगर, ये दोनों डिक्रीज होना चाहिए, जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट है और ये हमारा मार्जिनल वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये दोनों डिक्रीज करेंगे, ये करेक्ट है। और उसके बाद ये हमारा क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट वो वेज रेट के इक्वल होना चाहिए, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन गलत है, सी गलत है, तो सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन विल रिजल्ट इन एन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऑफ वैल्यू 4। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि बस मतलब कैसे हम फाइंड आउट करें, हमें वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है मल्टीप्लायर का। तो देखिए दो चीजें होती हैं मल्टीप्लायर को फाइंड आउट करने के लिए, के इक्वल टू क्या होता है 1/1 माइनस एम पी सी, और एक फॉर्मूला होता है इक्वल टू 1/MP/S। यानी कि जब हमें सेविंग का फंक्शन दिया हो तब हम 1/MP/S करते हैं, और जब हमें कंजम्पशन का फंक्शन दिया हो तो 1 माइनस एमपीसी करते हैं। अब ये यहाँ पे एमपीसी और एमपीएस क्या है, तो ये दोनों क्या है, कंजम्पशन फंक्शन है, तो इसके एमपीसी ये है, ये क्या है, सेविंग फंक्शन है, तो इसका एमपीएस ये है, इससे हम फाइंड आउट नहीं करते हैं मल्टीप्लायर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हम 0.25 रख के देखें या 0.75 रख के देखें, तो चलिए पहले 75 रख के देख लेते हैं तो क्या आता है। तो 75 रख के देखें तो हमारा क्या हो जाएगा 1/25, और ये हो जाएगा 0.025, और 25 4 जा 100, 25 चौका 100, तो यानी ये 4 आ रहा है क्या रखने पे, 75 रखने पे। तो ऑप्शन नंबर बी तो चलो करेक्ट हो गया है। अब देखते हैं सेविंग का, तो सेविंग क्या रखेंगे हम, चलिए सेविंग यहाँ पे कर लेते हैं 1 अपॉन डायरेक्ट, ये हमारा एमपीसी है, एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो 0.25 रख लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 100, और इसमें भी हमारा क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो फिर इसमें भी ये भी सही है, यानी कि बी और सी बस सही होगा, तो बी और सी क्या है फोर्थ में, तो फोर्थ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग आर करेक्ट, इफ ऑब्जर्वेशन आर सेलेक्टेड प्रीवियसली इट इज कॉल्ड अ मेथड ऑफ नॉन, सॉरी प्रीवियसली नहीं, पर्पसली। अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन को हम पर्पसली करते हैं तो उसको हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं सैम्पलिंग दो तरीके की होती है, एक को बोलते हैं हम रैंडम सैम्पलिंग और एक को बोलते हैं हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब रैंडम सैम्पलिंग ऐसी सैम्पलिंग कहती है जिसको हम प्रोबेबिलिटी बेस पे, यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके, या जो सिलेक्शन है किसी भी चीज का वो मतलब सबका सिलेक्शन इक्वल होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी बेस पे होती है ये, प्रोबेबिलिटी बेस पे होती है, और ये केस पे होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। तो नॉन रैंडम यहाँ पे बोला है कि अगर हम किसी को ऑब्जर्वेशन के बेस मतलब पर्पसली अगर करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी थोड़ी होगी, वो क्या हो जाएगा नॉन रैंडम सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो ये तो करेक्ट है।
फिर दूसरा बोला है इफ ऑब्जर्वेशन आर सेलेक्टेड टू द एडॉक मैनर। एडॉक मैनर का मतलब होता है ये भी हमारा नॉन रैंडम सैम्पलिंग का पार्ट होगा, इसको भी हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे। इफ ऑब्जर्वेशन आर सेलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर, तो सिस्टमैटिक मैनर का जो ऑब्जर्वेशन है वो रैंडम सैम्पलिंग कहलाएगा। यहाँ पे बोला है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ ऑब्जर्वेशन आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट इज कॉल्ड अ नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो यस, अगर जजमेंट के बेसिस पे करते हैं वो भी हम उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं लगाएंगे, तो नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ए बी और डी, डी में है तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक चीज और मैं बता दूं, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग का जो टाइप है उसका नाम है कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, और इसका जो पार्ट है वो क्या है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, फिर क्लस्टर सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग। तो ये पार्ट होते हैं सैम्पलिंग के, ये होते हैं नॉन सैम्पलिंग के। तो अगर आपको ये भी पता होगा कि नॉन सैम्पलिंग कौन कौन सी होती है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे इजीली। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग करेक्ट फीचर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का करेक्ट फीचर क्या है, तो मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन गेट ट्रांसपोज रिमेन एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यस, ये करेक्ट है। अगर इसका एग्जांपल ले लीजिए, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इस तरीके से 1 1 1 1 1, अगर हम इसका ट्रांसपोज भी करते हैं, ट्रांसपोज किस तरीके से करते हैं, ये जो हमारा रो है ये कॉलम में लिख लेते हैं और कॉलम को रो में लिख लेते हैं। तो अगर हम ट्रांसपोज भी अगर इसका करते हैं तो सब में 1 1 1 ही आएगा और वो चेंज नहीं होगी, इसीलिए ये भी करेक्ट है। यहाँ पे लिखा है ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज है वो ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज होगा, हो जाएगा। तो ये गलत है। कैसे गलत है, अगर हम इसको करके भी देखते हैं, अगर 2 1 3 1 है, ये ए है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको बी से, बी कौन सा है 2 1 3 1, ठीक है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो अलग होगा इन दोनों के ट्रांसपोज के मल्टीप्लीकेशन से, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगर हम किसी ए इनवर्स को का ट्रांसपोज करते हैं तो वो ए ट्रांसपोज का इनवर्स नहीं होगा, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी ही करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन द एक्सचेंज रेट आर डॉलर दिस एंड डॉलर दिस देन व्हाट हैपन। तो ये देखिए, इसको हम कहते हैं कि हमारी हमारी किस तरीके से डेप्रिसिएट की गई है हमारी करेंसी को, और या एप्रिसिएट हुई है हमारी करेंसी। तो ये जब करेंसी का एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन मार्केट चेंजेस की वजह से होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। और अगर हमारा कोई जानबूझ के हमारी गवर्नमेंट या हमारी आरबीआई करती है उसको हम क्या बोलते हैं, डीवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है कि अगर हमारा डॉलर 1 रुपए है, सपोज करिए इस तरीके से हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे, 1 रुपए डॉलर है और वो पहले रुपए कितने का बराबर था, 72 रुपए के बराबर था। अब इस केस में क्या होता है, एक कोई अमेरिका का आदमी है वो इंडिया आएगा और वो $1 के बदले 72 रुपीज तक के सामानों को खरीद लेगा। लेकिन अब यही $1 के डॉलर अब 72 ना होके अब 68 हो गया। 68 होने की वजह से क्या हुआ, जब ये अमेरिकी व्यक्ति है ये 72 तक के दामों को ना खरीद के सिर्फ 68 तक के दामों को ही खरीद पा रहा है, मतलब 68 तक के ही प्रोडक्ट को खरीद पा रहा है, यानी कि उसका जो लॉस है वो कितने का हो गया है पहले के कंपैरिजन में, तो 4 रुपए का उसको लॉस हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा जो रुपए है वो बढ़ गया है, तो यानी कि रुपये का जो है एप्रिसिएशन हो गया है, और जो डॉलर है वो क्या हो गया है, अब डॉलर क्या हो गया, डेप्रिसिएट हो गया। तो डॉलर का डेप्रिसिएशन एंड रुपी का एप्रिसिएशन हुआ है, ठीक है। डेप्रिसिएशन मतलब डॉलर अब कम हो गया, पहले डॉलर 72 था, उस मतलब $1 में 72 रुपए ले लेते थे, अब वो $1 में सिर्फ इतने 68 ही ले पा रहे हैं, तो यानी कि डॉलर की वैल्यू कम हो गई और रुपए की वैल्यू बढ़ गई। अब हम इतने रुपए में ही $1 खरीद सकते हैं, तो रुपए का क्या हो गया, एप्रिसिएशन एंड डॉलर का डेप्रिसिएशन। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, विच ऑफ फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ मार्केट फेलियर। तो मार्केट फेलियर का क्या सोर्स है, तो मार्केट फेलियर का सोर्स मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, फिर से मैं आपको बता देती हूँ। मार्केट फेलियर का जो सोर्स है क्या होता है, एक्सटर्नलिटीज, जो इन्फॉर्मेशन है हमारी वो हमें अच्छे से ना हो, यानी कि एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद क्या आता है हमारा, पब्लिक गुड। उसके बाद एक्सटर्नलिटीज इन कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ये 3-4 चीजें हैं जो मार्केट फेलियर का कारण बनती है। इसमें देख लेते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक गुड यस, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटी यस, फैक्टर दैट सम गुड्स आर राइवल एंड इन कंजम्पशन, तो अगर राइवल इन कंजम्पशन में है तो भी, और मोनो राइवल इन कंजम्पशन
फैक्टर दैट सम गुड्स आर राइवल इन कंजम्पशन। अगर कोई गुड राइवल इन कंजम्पशन है तो वो क्या होल्ड कर रहा है, तो वो होल्ड कर रहा है हमारा राइवल इन कंजम्पशन वाला होल्ड कर रहा है प्रॉपर्टीज प्राइवेट गुड की, और प्राइवेट गुड हमारी नहीं होती है, सॉरी प्राइवेट गुड हमारे मार्केट फेलियर का पार्ट नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोलिस, अगर मोनोपोलिस का एग्जिस्टेंस है तो भी मार्केट फेलियर होगा। तो यानी कि ए बी और डी, ये क्या है, ए बी और डी हमारे क्या हो जाएंगे, मार्केट फेलियर के पार्ट हो जाएंगे। एक और हम इसमें जोड़ लीजिएगा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड प्राइवेट गुड, इन दोनों को छोड़ के सारे जितने भी गुड्स हम देखते हैं और जितने भी हम मार्केट देखते हैं, सब में क्या होगा, मार्केट फेलियर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग वुड रिड्यूस द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि किस तरीके से कोई भी कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन को कम करता है। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब है कि मार्केट में मनी सप्लाई को कम करता है कोई भी कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक, ये याद रखिएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा जो दी गई रेट्स होते हैं, उसी रेट्स का यूज करके वो हमारे क्रेडिट क्रिएशन को कम या ज़्यादा करता है। अगर यहाँ पे दो सिचुएशन में लेती हूँ, यहाँ पे मनी सप्लाई को कम करना है या क्रेडिट क्रिएशन को कम करना है। यहाँ पे सिचुएशन है मनी सप्लाई को बढ़ाना है या क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाना है। इस सिचुएशन में दो सिचुएशन दी गई है। अगर हमें मनी सप्लाई कम करना है तो मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा जितनी भी रेट्स दी गई हैं, या तो वो बैंक रेट हो या रेपो रेट हो या रिवर्स रेपो रेट हो या SLR हो या CRR हो, ये सारे रेट्स को वो बढ़ा देगा। तो मनी सप्लाई या क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या तो एक तरीका ये है, अगर आपको मनी सप्लाई बढ़ाना है तो ये सारे रेट्स को आप क्या कर दो, घटा दो, तो भी हमारी मनी सप्लाई या क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी अगर हम इसको घटाते हैं। ये तो दो सिनेरियो हो गया, लेकिन हमें देखना है कि हमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन में है टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट। टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट में हमारा क्रेडिट क्रिएशन जो है वो कम नहीं होता है, यानी कि वो ज़्यादा ही होता है। अब है लोन। लोन अगर हम लेंगे तो हमारा क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। ठीक है। अब आता है डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक। अगर हमने सेंट्रल बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया तो वो हम जल्दी नहीं निकाल सकते हैं, तो उससे क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाए, मतलब क्रेडिट क्रिएशन हमारा कम होगा। तो ये तो ऑप्शन ठीक है। और अगर अगर हमने अपने हाथ में पैसे रखे हैं, उसको हम कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी वो कारण बनेगा क्रेडिट क्रिएशन के कम होने का। तो ऑप्शन नंबर डी भी है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी ही बस करेक्ट हो जाएगा, बाकी के जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। विच वन ऑफ फॉलोइंग मेजर्स वुड इंक्रीज इफ एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई अगर इंक्रीज होगी, अभी मैंने बताया, तो क्या क्या हो जाए, क्या क्या करना पड़ेगा। अगर मॉनेटरी पॉलिसी में देखें तो मैंने बताया बैंक रेट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है। और अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने जो भी सिक्योरिटीज़ है उसको बाई एंड सेल करती है। तो बाई कब करेगी, जब उसको मनी सप्लाई को क्या करना होगा, घटाना होगा। सेल कब करेगी, जब उसको मनी सप्लाई को बढ़ाना होगा। तो सिक्योरिटीज़ को वो क्या करती है, मतलब लोगों से अगर खरीदेगी, परचेज करेगी, यहाँ पे ना मैं लिख देती हूँ, अगर वो परचेज करेगी सिक्योरिटीज़ को तो उसके बदले पैसे देगी, तो पैसे देगी तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो यानी कि परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, तो ये करेक्ट है। डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक, अगर अगर हमने डिपॉजिट कर दिया अपने पैसे का कमर्शियल बैंक में, तो वो हमारा क्या मनी सप्लाई बढ़ेगा क्या, हमारे हाथ में पैसे तो क्या हो जाएंगे, हमारे हाथ में पैसे तो कम हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा। बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, अगर गवर्नमेंट किसी बोरो करती है तो अपने जेब के लिए तो करेगा नहीं, वो हमारे लिए ही बोरो करेगी, यानी कि हमारे ही किसी चीज़ के लिए, पुल बनवाने के लिए, रोड बनवाने के लिए, या कुछ सड़क बनवाने के लिए, या मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए बोरो करेगी। तो ये एक तरीका है। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक, अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करती है अपने चीज़ों को तो वो लोगों से पैसे वापस ले लेगी। अगर लोगों के हाथ में पैसे नहीं हुआ तो मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगा, तो ये गलत हो जाएगा। मिंटिंग ऑफ मोर मनी बाय द सेंट्रल बैंक फॉर सर्कुलेशन, अगर सेंट्रल बैंक सर्कुलेशन के लिए और मनी छपवा रही है तो भी मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो ए सी और ई ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी इन इनकम आर मेजर्ड बाय विच ऑफ फॉलोइंग, तो इनइक्वालिटी हम किस तरीके से मेजर करते हैं। इनइक्वालिटी मेजर करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि लॉरेंज रेशियो, ये भी इनइक्वालिटी मेजर करता है। थेल ये भी इनइक्वालिटी मेजर करता है। पाल्मर रेशियो इनइक्वालिटी मेजर नहीं करता है, जबकि डिप्राइवेशन रेशियो भी इनइक्वालिटी को मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए बी सॉरी पाल्मा रेशियो करता है, ये डिप्राइवेशन रेशियो किसी तरह का रेशियो नहीं है। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई इसमें। तो ए, बी और सी हमारा क्या करता है,
मेजर करता है इनइक्वालिटी को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमें बताना है कौन सा ट्रू है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन 1985। तो क्या ये किस साल में हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एंड, तो ये 85 में हुआ था। बट जो इसका फिर से बाद में नरेंद्र मोदी ने इसको 2014 में इसको फिर से थोड़ा सा वो किया था, इंडिया अलायंस के बाद चेंज किया था इसका पोर्टफोलियो। अगर हम बात करें सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1974 में, ना कि 84 में। तो ये तो गलत है। फिर है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 1990 में आया था, ये सही है। और नेशनल इन्वायरमेंट अपीलिएट अथॉरिटी एक्ट जो पास हुआ था वो 1997 में पास हुआ था। तो अगर हम इससे देखें तो हमारा कौन सा करेक्ट है, तो हमारा पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है और तीसरा भी करेक्ट है। लेकिन हमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है वो ऑप्शन, हमें ए सी और डी दिया ही नहीं है। तो ए और सी डी नहीं दिया है तो हम क्या मान के चलेंगे? हम ये वाला मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ये फर्स्ट वाला लेके चलते हैं तो बी हमारा क्या हो जाएगा? बी तो एकदम गलत है, तो गलत को हम नहीं ले सकते हैं। भले एक छोड़ देंगे सही वाले को, दो सही वाले को ले लेंगे, बट हम गलत को नहीं ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, इन विच ऑफ फॉलोइंग वे हैव देयर बीन स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब होता है कि जब हम अपनी इकोनॉमी में किसी तरह के ऐसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को लाते हैं जिसको हमें सीखना पड़ता है। तो एग्रीकल्चर में कौन सा स्ट्रक्चरल चेंज कहलाएगा? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन विद इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। क्या हम एग्रीकल्चरल सेक्टर के विद इन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो क्या वो एक स्ट्रक्चरल चेंज है? तो येस, अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में तो वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम लाइवली टू क्रॉप हस्बेंड्री। क्या हम लाइव स्टॉक से क्रॉप हस्बेंड्री तक डाइवर्सिफिकेशन करेंगे? तो नहीं, डाइवर्सिफिकेशन हम कहाँ पे करेंगे? क्रॉप में करेंगे, ना कि क्रॉप हस्बेंड्री में करेंगे। तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम नॉन कमर्शियल क्रॉप टू कमर्शियल क्रॉप। तो ये बहुत जरूरी है, हाँ, क्योंकि हमें पैसे कमाने हैं। अगर पैसे कैसे कमा सकते हैं? नॉन कमर्शियल से हम कमर्शियल क्रॉप में जाएंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा पैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एंड डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न इनपुट। तो यस, ये जरूरी है, तभी जाके हम ज्यादा पैसे बना सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये एक स्ट्रक्चरल चेंज कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सी एंड डी सही हो जाएगा। तो ए में दिया है, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विद रेफरेंस ऑफ द प्रोग्राम निधि। तो निधि का फुल फॉर्म क्या होता है? तो निधि का फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। अब इससे रिलेटेड क्या करेक्ट है हमें ये बताना है। द प्रोग्राम निधि वॉज स्टार्टेड फॉर स्टूडेंट टू बीइंग स्टार्टअप। क्या निधि स्टूडेंट के लिए किया गया था ताकि वो स्टार्टअप को कर सके? तो यस, ये एक इनिशिएटिव इनोवेशन और डेवलपमेंट के लिए ही किया गया था। तो ये तो करेक्ट है कि ये स्टूडेंट के लिए था। दूसरा है हमारा, इट एम्स टू फाइनेंशियली सपोर्ट 20 स्टूडेंट फॉर स्टार्टअप ईच ईयर। तो इसका एम 20 स्टूडेंट, स्पेशली जो ये नंबर दिया है ना कि 20 स्टूडेंट को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है हर एक साल में, तो हमारा ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है इट्स एम टू अ फाइनेंशियली सपोर्ट 200। तो 200 नहीं होगा, इट एम टू फाइनेंशियली सपोर्ट ओनली स्टूडेंट टू बैकवर्ड क्लासेस। तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है हमारे आसपास, तो आपको आवाज़ें आ रही होंगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। उसको मैं उसको मैं नहीं हटा सकती, क्योंकि कंस्ट्रक्शन को मैं नहीं रोक सकती। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिगार्ड टू एफडीआई इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2020। तो कौन सा मतलब कौन सा स्टेटमेंट हमारा एफडीआई के लिए करेक्ट है 2020 में? तो शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इज हाईएस्ट। क्या हमारा सर्विस सेक्टर का शेयर हाईएस्ट था? तो येस। शेयर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी इज हाईएस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक्टिविटी तो हाईएस्ट नहीं थी। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हमारा सब कुछ बंद ही हो गया था, तो क्या हाईएस्ट होगी? शेयर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द सेकंड पोजीशन। तो येस, सेकंड पोजीशन पे था हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो ये करेक्ट हो जाएगा। शेयर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज हाईएस्ट। तो क्या टेलीकम्युनिकेशन का शेयर हाईएस्ट था? तो नहीं, सिर्फ इसका शेयर नहीं हाईएस्ट था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सी यहाँ पे ज्यादा एक्यूरेट है अकॉर्डिंग टू 2020 एफडीआई रिपोर्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेशनल एक्सपेक्टेशन मॉडल। तो रेशनल एक्सपेक्टेशन मॉडल किसने दिया है? तो जॉन म्यूथ ने दिया है रेशनल एक्सपेक्टेशन मॉडल। क्या ये मॉनेटरी पॉलिसी को बोलता है कि इफेक्ट नहीं डालता है आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट पे? तो
ये आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट नहीं डालता है अकॉर्डिंग टू फ्रेशनल एक्सपेक्टेशन, क्योंकि जो लेबर हैं उनको पहले ही वो एंटिसिपेट कर लेते हैं कि अगर हम उनकी वेजेस बढ़ी हैं तो वो मार्केट को वो प्रिडिक्ट कर पाते हैं, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट नहीं डालती है उनके अकॉर्डिंग, तो ये तो करेक्ट है। दूसरा है अनएंटिसिपेटेड चेंज विल नॉट अफेक्ट रियल वेरिएबल इन द शॉर्ट रन, तो अगर हम इसकी बात करें अनएंटिसिपेटेड चेंज की तो वो लॉन्ग टर्म में भी कर लेते हैं, तो ये तो गलत है। देयर इज अ इक्विलिब्रियम इन द मार्केट, क्या मार्केट में इक्विलिब्रियम होगा, तो येस मार्केट में इक्विलिब्रियम होगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एजेंट्स यूज ऑल रेलिवेंस वेरिएबल इंफॉर्मेशन टू फ्रॉम देयर एक्सपेक्टेशन, तो येस इकोनॉमिक एजेंट वो सारे ऐसे रेलिवेंट वेरिएबल और इन्फॉर्मेशन को वो यूज करते हैं अपना प्रेडिक्शन देने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो ए सी डी यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ये ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द एक्सेलरेटर मॉडल इन्वेस्टमेंट डिमांड इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इनकम, क्या एक हमारा एक्सेलरेशन मॉडल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट डिमांड इनकम के प्रोपोर्शनल चेंज होती है, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड हमारे इनकम के प्रोपोर्शनल चेंज होती है एक्सेलरेशन मॉडल के हिसाब से। एक्सेलरेशन क्या कहता है, एक्सेलरेशन तो यही कहता है ना कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड इन द प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम हमारी चेंज होगी हमारी इन्वेस्टमेंट वैसे वैसे चेंज होगी, यही तो बोलता है, तो ये तो करेक्ट है। द हायर द रियल इंटरेस्ट रेट द हायर इज द रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या इंटरेस्ट रेट हायर होगा तो हमारा रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हायर होगा, तो यस हमारा रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हायर होगा। फिर इन्वेस्टमेंट इज स्टॉक वेरिएबल, बिल्कुल गलत, इन्वेस्टमेंट तो हम बार बार करते हैं ना, तो ये फ्लो वेरिएबल है। और द रियल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस इन्फ्लेशन रेट, तो नॉमिनल रेट में तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ होता है, तो इसमें अलग से हमें प्लस नहीं करना है, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर कोरिलेशन एनालिसिस, तो कोरिलेशन हमें क्या बताता है, दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को बताता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डिग्री ऑफ लीनियर एसोसिएशन इज मेजर्ड बिटवीन टू वेरिएबल, क्या हम दो वेरिएबल के बीच के लीनियर एसोसिएशन को मेजर करते हैं, तो येस डिग्री ऑफ लीनियर एसोसिएशन को भी हम मेजर करते हैं, इसमें मेजर करते हैं दो वेरिएबल में, तो फर्स्ट सही है। प्रेडिक्टेबिलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस, तो कोरिलेशन एनालिसिस का प्रेडिक्टेबिलिटी पार्ट नहीं है, ये भी बात सही है, इसमें हम रिग्रेशन में करते हैं ना कि कोरिलेशन में करते हैं। स्पीयरमैन हैज नो कंट्रीब्यूशन, अब ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया क्योंकि स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला भी है, तो ये तो गलत है। कज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश थ्रू कोरिलेशन, तो नहीं, ये याद रखिएगा रिग्रेशन एंड कोरिलेशन में यही अंतर है कि कोरिलेशन किसी भी तरह के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को नहीं बताता है, जबकि हमारा रिग्रेशन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताता है, तो ये हमारा ऊपर के बस दो ऑप्शन सही होंगे, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, तो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होमोजीनियस होना चाहिए, कॉप डगलस इट कर्व रिप्रेजेंट एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट नॉट डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो अगर ये ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो ये क्या बोल रहा है, ओ सॉरी हमें बोलना है कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये तो प्रॉपर्टी है, ये है, ये नहीं है, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होती है, ये प्रॉपर्टी नहीं है। फिर दूसरा क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल ऑफ कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ इज अ कैपिटल लेबर रेशियो, तो येस ये ऐसे ही होता है ना, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ए एल एंड के बीटा, यही होता है हमारा, तो येस ये भी सही है। एंड आइसोकॉन्ट ऑफ कॉप डगलस इज पॉजिटिवली स्लोप, तो क्या कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का आइसोकॉन्ट पॉजिटिवली स्लोप होता है, तो नॉन नेगेटिवली स्लोप होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इसके नहीं है प्रॉपर्टीज, बी और डी प्रॉपर्टीज नहीं है, बाकी ये दोनों तो करेक्ट थे, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंप्रूवमेंट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट मे बी अफेक्टेड थ्रू, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट किस तरीके से इफेक्टेड होती है, तो इंपोर्ट कंट्रोल करना है, एक्सपोर्ट प्रमोशन करेंगे, या फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल करेंगे, या डिवैल्यूएशन करेंगे, इन सबका मोटो यही होता है कि किस तरीके से हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को कंट्रोल करना है, तो इनकी सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। क्यों, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधरे तो हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमें इंपोर्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना पड़ेगा, एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना पड़ेगा, और जरूरत पड़े तो डिवैल्यूएशन भी करनी पड़ेगी, तब जाके हम बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ये दूसरा पार्ट था वीडियो का, तीसरे पार्ट में मैं इसके आगे के भी क्वेश्चन को लेके आऊंगी, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर